हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे हैं सांख्यिकी, यांत्रिकी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम किसी भी निकाय के स्थूल गुणों का अध्ययन करने के लिए उनके सूक्ष्म कणों के गुणों से अध्ययन प्रारंभ करते हैं और उसके अनुसार स्थूल गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमने अभी तक पढ़ा फेज स्पेस के बारे में। फेज स्पेस में किसी भी अणु की स्थिति को एक बिंदु से व्यक्त करते हैं जिसे फेज पॉइंट या कला बिंदु कहते हैं, जहां पर हम अल्पांश कोष्ठिका, जिसको अल्पांश आयतन कंसिडर करते हैं, जिसका आयतन हम h इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड से व्यक्त किया जाता है। क्लासिकल यांत्रिकी के अनुसार इस कोष्ठिका का आयतन कुछ भी संभव है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी में इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स का जो प्रोडक्ट है वह एच क्रॉस या एच के मल्टीपल के तुल्य होता है। इसी प्रकार डेल्टा पी वाई डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड का जो प्रोडक्ट है वह एच प्लैंक नियतांक के तुल्य होता है। तो उसके अनुसार जो हमारी कला कोष्ठिका है उसका जो आयतन है वह एच क्यूब के तुल्य होता है या एच क्रॉस क्यूब के तुल्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एकविमीय सरल आवर्ती दोलक की ई व ई प्लस डी ई ऊर्जा के मध्य कला कोष्ठिकाओं की संख्या की गणना करो। हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को कंसीडर करना है जिसमें ऊर्जा का मान ई से ई प्लस डी के मध्य है। इस ऊर्जा अंतराल में कला कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में किसी क्षण पर जो कण दोलित्र की जो ऊर्जा होती है वह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। कुल ऊर्जा नियतांक मिलती है। अब इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज किया, ई का डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास बन गया 1 इक्वल टू 2m वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2e प्लस 2k एक्स स्क्वायर अपॉन 2e। इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया और हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन m प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन k इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। इक्वेशन को हमने मोमेंटम और कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा। तो मोमेंटम जो होता है m इंटू वी होता है, इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्म आ गया पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m ई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2e अपॉन के इक्वल टू 1। ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हमने डिनोमिनेटर पार्ट में जो टर्म आ रही है 2me, इसको एक कांस्टेंट मान लिया ए स्क्वायर, और दूसरी तरफ जो टर्म आ रही है 2e अपॉन के, उसको हमने दूसरा कांस्टेंट बी स्क्वायर मान लिया। तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास हो गई स्क्वायर रूट 2me और बी का मान हो गया स्क्वायर रूट 2e अपॉन के। इनकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास इक्वेशन का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से आ गया पी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो समीकरण है वह दीर्घवृत्त के समीकरण को व्यक्त करता है। अतः नियत ऊर्जा वाला जो सरल आवर्ती दोलित्र है वह कला आकाश में एक दीर्घवृत्त को निरूपित करता है, फेज स्पेस को निरूपित करता है। किसी समय पर कण की स्थिति जो है वो एक बिंदु के रूप में व्यक्त की जाती है और समय के साथ साथ जैसे ये गति करेगा तो यह एक दीर्घवृत्त का निर्माण करता है। तो दीर्घवृत्त के रूप में एक नियत ई ऊर्जा के सरल
आवर्ती दोलित्र को दीर्घवृत्त के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष जो होती है उसका मान स्क्वायर रूट ऑफ 2m और अर्ध लघु अक्ष का जो मान है वह 2e। अर्ध दीर्घ अक्ष ये हो गई 2m, अर्ध लघु अक्ष जो है वह √2e/k के तुल्य होता है। तो कला निर्देशाकाश में निश्चित ऊर्जा वाले कण के लिए एक पथ, यूनिक पथ प्राप्त होता है और यह प्रक्षेप्य पथ एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार यदि मान लो ऊर्जा को यदि परिवर्तित कर दिया जाए, ये ई ऊर्जा के लिए व्यक्त कर रहा है, यदि ऊर्जा के मान को परिवर्तित किया जाए तो दूसरा एक पथ प्राप्त होगा। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यूनिक पाथ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस कला दीर्घ आकाश का जो क्षेत्रफल है दीर्घवृत्त का, कला निर्देशाकाश में जो इसका क्षेत्रफल है वह हम ज्ञात कर सकते हैं। दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह 2π a इंटू बी के तुल्य होता है। a जो है अर्ध लघु दीर्घ अक्ष और b जो है अर्ध लघु अक्ष होता है, जिसका मान हमने डिनोट किया हुआ है। तो a का मान आ गया पाई स्क्वायर रूट 2me इंटू √2e/k मान रख दिया। तो a का मान आ गया हमारे पास a इक्वल टू 2π e स्क्वायर रूट ऑफ m/k के तुल्य। यह क्षेत्रफल ऊर्जा के मान, यदि हमने यहाँ पे कंडीशन ले ली e टेंस 0 से, ई ऊर्जा के मध्य कला निर्देशाकाश में कुल क्षेत्रफल को व्यक्त करता है या कुल कला बिंदुओं को व्यक्त करता है। तो स्पेशल केस लिया जब E का मान E से E प्लस DE के मध्य है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने यहाँ पे दो एलिप्स ले लिए, दो अलग अलग कंडीशन ले ली, E प्लस E के लिए और दूसरा E प्लस DE के लिए। E के लिए ये छोटा दीर्घाक्ष हो गया, ऊर्जा का मान बढ़ाने पर दीर्घाक्ष का जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाती है। इनके मध्य का जो क्षेत्रफल है वह E से E प्लस DE ऊर्जा के मध्य ऊर्जा वाले सरलावर्ती दोलित्रों को व्यक्त करता है। तो उसका मान, उसका क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास आ गया DA इक्वल टू 2πm/k का स्क्वायर रूट इंटू DE। A जो है उसका मान ये हमें पता है 2πe √m/k। ठीक है। अब A जो है, A का मान जो है वो E/न्यू के तुल्य होता है। न्यू का मान जो है 1/2π √m/k के तुल्य होता है। कला निर्देशाकाश में कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या जो होती है वह DA/h के इक्वल होगा और DA/h, h जो DA कुल क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, h जो है एक यूनिट सेल जो है, यूनिट कोष्ठिका जो है, एकांक कोष्ठिका जो है उसके क्षेत्रफल को व्यक्त करती है। तो इसका भाग दे दिया तो हमारे पास कला निर्देशाकाश में उपस्थित कोष्ठिकाओं की संख्या आ जाएगी। तो कुल जो क्षेत्रफल था उसमें h का भाग दे दिया तो हमारे पास टर्म आ गई DA/h इक्वल टू 2π √m/k इंटू DE/h। इसका मान आ गया DE/h न्यू। तो ये जो मान है वह कुल कोष्ठिकाओं की संख्या को व्यक्त करता है जिनकी ऊर्जा E से E प्लस DE के मध्य होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने फाइंड आउट किया, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। धन्यवाद, थैंक यू।